Hello student, my name is Kishore Kumar and I'm going to teach you business study. And today's our topic is about the factor determining the capital structure. So कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि डिटरमाइन करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हमें कैपिटल स्ट्रक्चर है वो किस तरह से और कैसे बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन और या डिसाइड करना चाहिए. इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हम उनको वन बाय वन कंसिडर करेंगे, देखेंगे कि एग्जैक्टली वो पॉइंट अपने आप में क्या ऐसा रोल प्ले करते हैं जिससे हम फैक्टर डिटरमाइनिंग करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए. सबसे पहले है कैश फ्लो. कैश फ्लो एक ऐसा है कि आपको कंपनी के अंदर एक जो आपकी इंस्टॉलमेंट है या अदर खर्चे हैं उनको सेट ऑफ करने के बाद में एटलीस्ट इतना कैश फ्लो पीछे जरूर रहना चाहिए जिससे आप एक प्रॉपर बैलेंस को मेंटेन करते हुए अपने प्रिंसिपल या इंटरेस्ट या आपकी जो भी इंस्टॉलमेंट बनती है वो टाइमली आप उसको पे कर सकें. ऐसा ना हो कि आपकी कंपनी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही है बट आपके पास कैश फ्लो नहीं रह पाता. अगर कैश फ्लो में आपके पास कमी आ जाती है उससे क्या है, कितनी भी अच्छी मार्केट में पोजीशन है, कितना भी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं आप कहीं ना कहीं इंस्टॉलमेंट में डिफ़ॉल्ट हो गए तो आपकी एक छवि इमेज ख़राब हो जाती है, आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है. आपको कैपिटल स्ट्रक्चर, अगर आपने डेट का ज़्यादा पोर्शन ले लिया है तो डेट का ज़्यादा पोर्शन लेने का मतलब ये हो गया कि आपने एक बड़ी इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को पे करना है. प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप जब एक बड़ी इंस्टॉलमेंट पे करेंगे और आपके पास सफिशिएंट कैश फ्लो नहीं है, भले ही आपकी कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, तो आपको दिक्कत करेगा, आप डिफ़ॉल्ट की लिस्ट में चले जाएंगे. और अगर आपने कमिटमेंट कर दिया है कहीं ना कहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ में कि हम आपको 10% डिविडेंड देंगे, सर अगर आपने ये डिविडेंड का एक बार कमिटमेंट कर दिया है तो एक बार जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो सेक्शन आपके लिए 127 ऑफ कंपनी एक्ट आपको ये कहता है कि विदिन 30 डेज, कितने दिन, विदिन 30 डेज आपको वो डिविडेंड पे करना पड़ेगा. नहीं पे करते हैं तो आपके लिए दिक्कत है. उसके अंदर आपको 18% इंटरेस्ट भी देना पड़ सकता है कंपनी को, यानी 18% ब्याज के साथ भी देना पड़ सकता है. और कंपनी को पर डे 1000 रुपीज़ का फाइन भी हो सकता है. और कंपनी के जो भी डिफ़ॉल्ट लिस्ट में आते हैं उनको 2 साल की कैद भी हो सकती है. ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. मैंने बता दिया कि अगर आपके पास में कैश नहीं रह पाता है तो इसका खामियाजा कंपनी को कितना ज़्यादा भुगतना पड़ सकता है. अगर आपने कहीं ना कहीं डेट का पोर्शन ज़्यादा रखा है, डेट का पोर्शन ज़्यादा है, तो आपकी इंस्टॉलमेंट के अंदर आपके पास में प्रॉपर कैश होना चाहिए. अगर प्रॉपर कैश है तो अच्छी बात है, अगर प्रॉपर कैश नहीं है तो आपको कहीं ना कहीं डेट को या तो लेस करना चाहिए या फिर कुछ सोच समझ के उसका एक प्री प्लान माइंड मैप होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं जो भी आपकी इंस्टॉलमेंट होगी, इंस्टॉलमेंट में आप बिल्कुल भी डिफ़ॉल्ट नहीं होंगे. कैश फ्लो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल. टेक्स्ट आप देख सकते हैं. The decision related to the composition of capital structure also depend upon the ability of the business to generate enough cash. आपके पास काफ़ी अच्छा खासा कैश होना चाहिए. द कंपनी अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन बनती है कि आपने जो फिक्स इंटरेस्ट है उसको कमिटमेंट किया हुआ है, जो डिबेंचर होल्डर हैं या फिर डिविडेंट वाले हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले हैं, इनको इंटरेस्ट देना है, लोन देना है. तो आपकी कंपनी भले ही अच्छा प्रॉफिट कमा पा रही है लेकिन अगर आपने कैश फ्लो प्रॉपर जनरेट नहीं किया तो आपके लिए काफ़ी दिक्कत हो सकता है आपकी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने में. आप कहीं ना कहीं फेल हो सकते हैं, इंसॉल्वेंसी तक भी जा सकते हैं. क्योंकि अगर ये देखिए सेक्शन 127 की उल्लंघन करते हैं तो कंपनी एक्ट के अंदर आपके पास लीगली एक्शन जा सकता है. और भी कमिटमेंट होते हैं टाइमली, अगर बैंक ने आपके खिलाफ अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं करते तो वो भी आपके साथ में लीगली एक्शन ले सकता है. आपकी कंपनी में काफ़ी दिक्कत हो सकती हैं. बिफोर डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर यू मस्ट नो अबाउट द कैश फ्लो जनरेटिंग ऑफ योर कंपनी. कैश फ्लो जनरेट होना बहुत सही तरीके से आपकी कंपनी में जरूरी है. नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, ICR. अगर मैं आपको इन शॉर्ट ये कहूँ कि ये रेशियो कुछ नहीं करती, आपको सिर्फ ये बताती है कि आप अपना जो इंटरेस्ट है वो कितना इजीली आप पे कर सकते हैं, कितना गुना कमाई का आपके पास पैसा रहता है.
यहाँ EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, यानी आपकी कंपनी ने जो कमाई की है और जो आपने इंटरेस्ट देने का एक कमिटमेंट किया है कि आप इतना इंटरेस्ट देंगे। सो अगर आप ये देखें कि ये जो पोर्शन है आपकी जो अर्निंग है और उसको डिवाइड कर दें इंटरेस्ट से, तो जो भी 10 टाइम है 20 है, तो हम उसको देख के ये डिसाइड कर लेते हैं कि कंपनी इतने गुना पैसा इजीली रेट ऑफ इंटरेस्ट का चुका सकती है, रीपे कर सकती है। सो कंपनी ने अगर 10 लाख रुपीस की कमाई की है और कंपनी का बनता है 1 लाख इंटरेस्ट, इसका मतलब कंपनी 10 गुना इंटरेस्ट आराम से दे सकती है, क्योंकि उसकी कमाई का 10 गुना उसके पास कैपेसिटी है टू रीपे द इंटरेस्ट। सो ICR हमें एक चीज ही बताता है, वो है इंटरेस्ट कितने गुना हम अपनी कमाई का पे कर सकते हैं। अपनी कमाई में अगर 10 लाख है तो इसका मतलब अगर 1 लाख की आपका इंटरेस्ट बनता है तो आप 10 गुना ब्याज आसानी से कंपनी चुका सकते हैं। अगर आप 10 गुना, अगर इसकी रेशो है, अगर मैं ये कहूँ 20 है, यानी 20 गुना आप ब्याज चुका सकते हो, तो इसका मतलब है कि आप अपना जो इंटरेस्ट है उसको बहुत आराम से इजीली रीपे कर सकते हो। ठीक है। अब अगर इसी चीज को आप ऐसे सोचो कि मिस्टर ए हैं, ये अगर ये कंपनी की बजाय एक अगर सैलरी पर्सन है तो ये 10 लाख कमाता है और इसका हर महीने का इंटरेस्ट है, जैसे ये मंथली है, इसकी इनकम है 10 लाख रुपए। सपोज करो इसकी जो भी सैलरी है या बिजनेस है वो 10 लाख है और 1 लाख उसका इंस्टॉलमेंट बनता है, तो ये आराम से इस लोन को रीपे कर सकता है। अगर हम ये कहें रेशो, तो ये 10 टाइम्स की बात करो, 10 गुना ये आराम से चुका सकता। अगर मैं कहूँ कोई मिस्टर बी है वो 20 गुना चुका सकता है, तो ज़्यादा ICR का इसका मतलब ये हो गया आप आराम से 20 गुना कमाई का अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप अगर थोड़ा बहुत लोन ज़्यादा भी ले लें तो हार्डली आपके लिए, कंपनी के लिए या इंडिविजुअल के लिए कोई दिक्कत आने वाली नहीं है ऐसी। सो ICR हमें इंटरेस्ट के बारे में बताती है, कंपनी कितनी आसानी से अपना कमाई का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, बाहर का कमिटमेंट है, उसको कितना पूरा कर सकती है, कितने गुना कमाई का पे कर सकती है। ज़्यादा ICR इसका मतलब आराम से लोन का इंटरेस्ट आप पे कर सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा लोन भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कम ICR इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी कंपनी टाइट चल रही है। सो टाइट चलने का मतलब हो गया आपको हो सके तो थोड़ा कम ही डेट या इंटरेस्ट पे करने वाला जो लोन है वो लेना चाहिए अपनी कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, डेट सर्विस कवरेज रेशो। देखिए ये पॉइंट आपका एक कुछ नहीं है। अगर ICR एक अकेले इंटरेस्ट की बात करता है तो DSCR हमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को एक साथ बात करता है। जब मैं ये कहूं कि अगर एक इंस्टॉलमेंट है कंपनी की, तो इंस्टॉलमेंट का मतलब हो गया कि कोई कंपनी अपना प्रिंसिपल और इंटरेस्ट पूरा का पूरा दोनों देखना चाहती है कमाई को देखते हुए, कि पिछला ICR सिर्फ ब्याज बताता है कि आप ब्याज कितना चुका सकते हैं, और DSCR ये हमें ये बताता है कि ब्याज यानी मूल और ब्याज, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, टोटल इंस्टॉलमेंट कितने गुना कमाई की दे सकते हैं। सो अगर ज्यादा DSCR है इसका मतलब आप आसानी से, आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि अपनी कमाई का, अगर मैं ये कहूँ कि यानी आपकी अर्निंग है 10 लाख और आपका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट है, जो भी कमिटमेंट है वो 2 लाख है, यानी आप 5 गुना अपनी कमाई का इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दे सकते हैं। अगर ये 10 गुना हो इसका मतलब आप बहुत आसानी से अपना मूल और ब्याज, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आसानी से चुका सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आप हायर है, तो हायर का मतलब है आप अगर थोड़ा लोन और भी ले लें, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट इक्विटी के बजाय बढ़ा भी दें, तो कोई ज़्यादा दिक्कत आने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी कंपनी बहुत सॉल्वेंट है, आसानी से ये पे कर पा रही है, आप बहुत ही कम रिस्क के साथ चल रहे हैं, जेब में अच्छा खासा पैसा है, कमाई जो हो रही है उसमें ज़्यादा, आप ये मानो कि उससे ज़्यादा आप ब्याज प्रिंसिपल चुका सकते हैं। DSCR आपको दोनों को बताती है और ICR सिर्फ इंटरेस्ट को बताती है। दोनों में इतना ही फर्क है। अकेला इंटरेस्ट को, ब्याज को जानना है, ICR की रेशियो देखो। अगर
प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों को जानना है, तब आप डीएससी, इट इज वन ऑफ द स्टेप अहेड। यही बात हो गई ना, ये एक कदम आगे है, एक कदम तो आगे होना ही है। उसमें सिर्फ इंटरेस्ट था और इसमें प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों। इट कवर द ऑब्लिगेशन टू पे द इंटरेस्ट डेट, बट डीएसआर केयरफुली ऑफ द रिटर्न इंटरेस्ट एज वेल एज प्रिंसिपल रीपेमेंट। और ये जो कमाई है, ये आपकी कमाई है ई बी, जो आईटी होता है ना, उसमें आपने क्या जोड़ दिया, नॉन कैश आइटम को भी जोड़ दिया। तो यहाँ पर क्या है, आपने डेप्रिसिएशन जोड़ दी। तो ये आपका जो आपका मतलब डेप्रिसिएशन है या नॉन जो अमोटाइज है, उनको एक साथ ले लिया। वहाँ पर ईबीआईटी लिया, यानी नॉन कैश आइटम को हटा के आप जब अकेला इंटरेस्ट देखते हैं तो अकेला ईबीआईटी देखते हैं, और आपको दोनों को एक साथ देखना है, प्रिंसिपल और मूल, यानी तब आप नॉन कैश आइटम को भी साथ में कंसीडर कर लेते हैं। सो इफ डीएसआर इज अ हाई, अगर डीएसआर ज्यादा है तो कंपनी कैन हैव अ मोर डेट। अगर आप आसानी से, यानी आप 5 गुना की बजाय 10 गुना पे कर सकते हैं तो ठीक है, आप थोड़ा बहुत अगर कैपिटल स्ट्रक्चर में, अगर आप ये स्ट्रक्चर में आप थोड़ा ज़्यादा डेट या पोर्शन जो आपका लोन का है या बाहर की कमिटमेंट है उनका लेना चाहें तो ले सकते हैं, एज कम्पेयर इक्विटी कम ले सकते हैं। लेकिन इसका अपोजिट है, तो कंपनी को हो सके उतना इक्विटी को लेना चाहिए, क्योंकि आपकी कंपनी की इतनी कैपेसिटी नहीं है। अगर मैं ये कहूँ 5 गुना 10 गुना, या फिर आप सिंगल पॉइंट पे घूम रहे हो, इसका मतलब है आपके पास कंपनी की कमाई को देखते हुए बहुत ही कम पैसा है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट चुकाने का। आप इतना प्रिंसिपल और ब्याज यानी इंस्टॉलमेंट किस्त नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाएंगे तो आपको हो सके उतना इक्विटी लेना चाहिए इंस्टेड ऑफ डेट को। सो ये रेशियो आपके लिए हेल्पफुल रहती है कैपिटल स्ट्रक्चर को डिसाइड करने में, डिसीजन लेने में। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, देखिए ये तो आपका पॉइंट आपका अच्छा खासा होना ही चाहिए। आप कभी भी ये चीज देखिए कि आप अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपकी ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ डेट, अगर आपकी लागत में, यानी आपने ब्याज तो लिया है बाहर से 10% पे और कंपनी कमा रही है 14% पे, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो डेफिनेटली आप अगर हाई अपना डेट रखेंगे, यानी ज़्यादा डेट रखेंगे, तब आपकी अर्निंग पर शेयर मार्केट में शेयर की वैल्यू डेफिनेटली हाई होने वाली है। और अगर इस रिटर्न का मैं ये कहूँ कि आपकी कंपनी में कुछ ऐसी पोजीशन है, अपोजिट है, तो फिर आपको जितना हो सके उतना डेट कम रखना चाहिए, क्योंकि उससे अगर आप इस केस में अपोजिट होगा। अगर आपने डेट ज़्यादा रख लिया तो इस केस में हमने एग्जाम्पल किए थे, जो लेक्चर है प्रीवियस उसमें देखा था, कैपिटल स्ट्रक्चर की जो एग्जांपल की थी उसमें यही हमें समझाया था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखना बहुत जरूरी है, कमाई कितने गुना कमा पा रहे हैं। अगर आप कमा रहे हैं 14% और कमिटमेंट करके आए हैं बाहर देने का 10%, तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं प्लस में हैं, 4% एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। एक्स्ट्रा कमाने का मतलब है ज़्यादा डेट ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास कंपनी के पास अच्छी खासी अर्निंग चल रही है। सो यहाँ पर आपकी कंपनी की जो शेयर वैल्यू है वो डेफिनेटली इंक्रीज करने वाली है। सो नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉस्ट ऑफ डेट। इफ ए अरेंज बोरोड फंड लो रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी। अब ये वही बात हो गया, अगर मैं ये कहूँ कि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट को देखते हुए अगर कॉस्ट कम पड़ रही है, लागत कम पड़ रही है, यानी 14% कंपनी कमा रही है, 10% आपको बाहर से डेट मिल रहा है या 9% मिल रहा है, तब आपके लिए अच्छे संकेत हैं। आपकी कंपनी को डेफिनेटली डेट का पोर्शन ज़्यादा रखना चाहिए, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में आप कहीं ना कहीं डेट को ज़्यादा रखें और इक्विटी को कम रखें, क्योंकि आपके पास में अगर ये कहूँ ये ग्रेटर दैन है, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है कॉस्ट से, तो डेफिनेटली आपकी कमाई बढ़ने वाली है, शेयर की वैल्यू भी बढ़ने वाली है, तो आप ये पोर्शन में डेट ज़्यादा रख सकते हैं रिटर्न को। तो ये एक साथ ही आप देखे जाए तो ये पॉइंट कवर हो गए हैं आपके। सो टैक्स रेट, हाई टैक्स रेट मेक डेट चीपर as interest paid debt security holder is subtract from the income before calculating the tax, whereas the company have to pay tax on the dividend paid to the shareholder। देखिए अगर टैक्स रेट ज़्यादा होता है ना तो वो डेट के लिए अच्छी बात है, लेकिन अगर टैक्स रेट ज़्यादा होता है तो वो इक्विटी के लिए अच्छी बात नहीं है। इक्विटी के ऊपर जो डिविडेंड होता है उसके ऊपर कंपनी को टैक्स पे करना पड़ता है, और वहीं अगर आप ये कहो कि ज़्यादा टैक्स देना डिविडेंड के कंपनी को बहुत भारी खर्चे की तरफ लेके चले जाता है। और अगर ये डेट की बात करें तो आपको डेट के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादा टैक्स होता है तब डिविडेंड में आपको ज़्यादा नुकसान होने वाला है, क्योंकि डिविडेंड क्या है, टैक्स जो होता है वो कंपनी को पे करना पड़ता है। सो जब टैक्स रेट आपका हाई होता है ना
तो आपको टैक्स रेट हाई के ऊपर, हाई टैक्स रेट है तो डेट की तरफ जाना चाहिए, अगर लो टैक्स रेट है तब आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, तब आपको डिविडेंड कम टैक्स देना पड़ेगा, तो ये आपके लिए काफी फायदे का सौदा रहेगा। कॉस्ट ऑफ द इक्विटी, आप मार्केट में जब इक्विटी उतारते हैं तो कितनी लागत पड़ती है एज कंपेयर टू डेट, डेट के ऊपर क्या खर्चे होते हैं और आपके ऊपर इक्विटी के ऊपर कितनी कॉस्ट पड़ने वाली है, तो ये आपके लिए सही रहेगा डिसाइड करने के लिए। अगर कॉस्ट ऑफ इक्विटी आपकी ज़्यादा हो रही है तो इक्विटी के ऊपर ज़्यादा कॉस्ट पड़ने का मतलब है आपको डेट की तरफ जाना चाहिए। ओनर इक्विटी शेयर होल्डर एक्सपेक्ट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, अर्निंग पर शेयर एज फार एज द डेट इंक्रीजिंग द अर्निंग पर शेयर, यानी वो तो हमने जो प्रीवियस में देखा ही था कि अगर आपके पास ये कहो कि रेट ऑफ आई है और ये डेट की बात करें, तो अगर ये वाला केस है तो अगर आप यहाँ पर हाई डेट रखते हैं तो इसके अंदर आपकी ईपीएस इंक्रीज हो जाती है। अगर ये कॉस्ट ऐसी है फिर तो ठीक है, इसके अपोजिट है फिर आपको इक्विटी में जाना चाहिए। तो वैसे ही है, अगर आपकी बात करें कि फैक्टर विच हेल्प टू डिसाइड द कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के हिसाब से, क्योंकि एज फार डेट इज द इंक्रीजिंग ईपीएस देन वी कैन इंक्लूड द कैपिटल स्ट्रक्चर, बट व्हेन द ईपीएस स्टार्ट डिक्रीजिंग, तो ये रिपीट ही बात कह रहा है कि जब ईपीएस आपकी गिरने वाली होती है तब आपको इक्विटी की तरफ चले जाना चाहिए, ईपीएस बढ़ रही है तो आपको डेट की तरफ चले जाना चाहिए। फ्लोटेशन कॉस्ट, सो दिस इज आल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट। आप जब कॉस्ट की बात करें तो अगर आपके पास कितने शेयर इशू करते हैं उसके ऊपर अंडरराइटिंग है, स्टैचुटरी फीस है, यानी अगर आपकी बात करें ए टू जेड अगर मार्केट में शेयर उतारते हैं तो क्या लागत पड़ती है। अगर ये ज़्यादा है तो फिर इक्विटी को नहीं जाना चाहिए, अगर ये कम है तब इक्विटी की तरफ चले जाना चाहिए। नेक्स्ट है रिस्क कंसिडरेशन, अनेबल टू मीट इट्स फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस सच एज, देखिए अगर कंपनी की अगर हम बात करें कि रिस्क आपको ज़्यादा लग रहा है, रिस्क आपका कहीं ना कहीं हाई है कि हम टाइम पे डेट की किस्तों को या नहीं दे पा रहे हैं या दिक्कत हो सकती है आने वाले टाइम में, तो फिर आपको डेट नहीं जाना चाहिए, फिर इक्विटी में जाना चाहिए। अगर आपको ऐसा रिस्क नहीं है तो फिर आपको डेट में चले जाना चाहिए। तो रिस्क कंसिडरेशन दोनों में कंपैरिजन भी एक अच्छा पॉइंट। फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सेस ऑफ डेट में रिस्ट्रिक्ट फर्म कैपेसिटी टू बोरो फर्दर, देखिए अगर आप डेट प्रोपोर्शन आप ज़्यादा ले लेते हैं तो कर्जे के नीचे दब जाती है, तो फिर आपके ऊपर पाबंदी भी ज़्यादा लग जाती हैं। जैसे आपने बैंक से लोन लिया, आउटसाइडर से लोन लिया, तो आपकी आज़ादी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी कंपनी के पास नए डेट के दौरान नहीं रह पाती है, इसलिए अगर आपको अपनी फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है, अपनी एक तरह से आज़ादी को देखना है कि मैं कल को नया लोन लूँ तो दिक्कत ना हो, तो फिर आपको इक्विटी में जाना है। कंट्रोल की बात करें तो अगर शेयर होल्डर पुराने वाले ये चाहते हैं कि नहीं सारा कंट्रोल हमारे पास में रहना चाहिए, अगर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो फिर आपको क्या करना चाहिए, हो सकता है उतने आपको इक्विटी की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर ये चाहते हैं कि देखिए हम पैसे की व्यवस्था करेंगे, सारा पैसा हमारे अंडर रहना चाहिए, हमारी ओनरशिप ज़्यादा बरकरार रहनी चाहिए, तो फिर इक्विटी ज़्यादा कर लो आप। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेट का कॉम्बिनेशन आप ले सकते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, देखिए जब बात करते हैं इस पॉइंट की तो देखिए सेबी आपको पूरा बांध के रखता है, नियम कायदे कानून आपको सेबी जब शेयर बाजार में उतारते हैं तो सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये आपके ऊपर काफी रेगुलेशन लगाता है। तो कंपनी हैव टू फॉलो द रेगुलेशन टू मैंडेटरी पॉलिसी इफ सेबी गाइडलाइन आर इजी, अगर कंपनी को लगता है कि हम सेबी की गाइडलाइन को आसानी से लागू कर सकते हैं, मान सकते हैं, तो आप शेयर में चले जाएं। लेकिन आपकी कंपनी को लगता है नहीं यार ये बहुत पेचीदा होने वाला है, आने वाले टाइम में हम सेबी की गाइडलाइन हमारी कंपनी के हिसाब से ठीक नहीं है, तो आप फिर डेट की तरफ चले जाएं। तो गाइडलाइंस है आपकी कंपनी की, खुद देख लो कि आप कितने उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में आते हैं, कितने फिट बैठते हैं सेबी के, तो उसके हिसाब से आप डेट इक्विटी का कॉम्बिनेशन देख सकते हैं। स्टॉक मार्केट कंडीशन, देखिए अगर आपकी स्टॉक मार्केट कंडीशन की बात करूं तो स्टॉक मार्केट कंडीशन में अगर कहीं ना कहीं मार्केट में शेयर का ज़्यादा एक हवा चल रही है, ज़्यादा प्रचलन हो रहा है, पब्लिसिटी शेयर की ज़्यादा है, लोग आसानी से शेयर खरीदने को तैयार हैं, मार्केट में बहुत तेज़ी है शेयर की तरफ, लोगों का रुझान ज़्यादा है, रिस्क लेने को लोग ज़्यादा तैयार हैं, तो आपको शेयर की तरफ जाना चाहिए। मार्केट की कंडीशन अपोजिट चल रही है तो फिर डेट की तरफ जाना चाहिए। तो आप मार्केट का एक ये कहें कि एक माहौल देख के भी आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द अदर कंपनीज, सम कंपनीज फ्रेम देयर कैपिटल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल नॉर्म्स बट प्रॉपर केयर मस्ट बी टेकन, ब्लाइंडली फॉलोइंग इंडस्ट्री नॉर्म्स may lead the financial risk. If a firm cannot afford high risk
इट शुड नॉट रेज मोर डेट। देखिए, अगर कोई कंपनी की बात करें तो कैपिटल स्ट्रक्चर आप बाकी कंपनियों का देख सकते हैं। अगर कोई कंपनी जितना ज़्यादा डेट लेती है तो वो उतने ही एक रिस्क के ऊपर बैठी है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। दूसरे की अदर कंपनियों को भी डिसीजन आप लेते हुए उनको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी को लगता है कि नहीं, उस कंपनी ने, उस इंडस्ट्री ने हाई रिस्क ले रखा है, हम इतना रिस्क नहीं ले सकते, फिर इक्विटी में चले जाओ। लेकिन आपकी कंपनी को लगता नहीं हम भी उतना रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फिर डेट ले लो। तो आपको ये कुछ पॉइंट हैं जो कि डिसीजन लेने में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। मैंने एक ओवरव्यू दिया है, टेक्स्ट आप रीड करें, मटेरियल की जो बातें हैं, जो क्रक्स हैं, वो मैंने साथ के साथ बता दिया। सारी बातें वही मिलेंगी, आपके लिए आसान रहेगा। आप इजीली इन टॉपिक को देख सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं, कोई ऐसा आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। दीज आर द क्वाइट इजी फैक्टर्स विच इज हेल्पफुल टू डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर। आपने इनको देख ही लिया होगा कि कंपनी अपना रिस्क देखती है, फिर उसके हिसाब से डिसीजन लेती है, तो ये काफ़ी कंपनी के लिए हेल्पफुल रहते हैं। थैंक यू वेरी मच।